ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड हानिंग से होती है, जो यहाँ साइकिल चलाते हुए अपनी मॉम से मिलने उनकी कंपनी जा रही होती है। और वो हमें अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी मॉम और वो इस शहर में साथ अकेले रहते हैं। और उसकी मॉम एक कंपनी में फाइनेंशियल डायरेक्टर की जॉब करती है, और उस कंपनी का जो ओनर है वो उसका आइडल है, जिसका नाम जियनजो है। और उसकी मॉम उसी के अंडर में काम करती है। हानिंग अपनी मॉम के बारे में बता रही होती है कि उसकी मॉम हमेशा से उसे ये कहती है कि उन्हें ज़्यादा पैसों वाली लाइफ नहीं जीनी है, बस एक डिसेंट लाइफ जीनी है। फिर जैसे ही वो यहाँ कंपनी तक पहुँचती है तो वो अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें बहुत ही खुशी खुशी बताने लगती है कि उसे बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। तभी इतने में हानिंग के सामने उसकी मॉम उस कंपनी की बिल्डिंग से नीचे गिरती है और मर जाती है। हानिंग अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है और रोने लग जाती है। और तभी यहाँ पर जियनजो जैसे आया होता है तो वो भी ये देख लेता है, और वो तुरंत ही फिर कंपनी के अंदर चला जाता है और हानिंग उसे जाते हुए देखती है। फिर इसके बाद हानिंग अपनी मॉम का फ्यूनरल करती है, जिसके बाद फिर उसकी नेबर आंटी यहाँ पर उसकी मॉम की बेइज्जती कर रही होती है कि उसकी मॉम एक करप्ट पर्सन थी, उन्होंने अपनी कंपनी के 30 मिलियन का फ्रॉड किया, इसलिए ही जब वो फ्रॉड में फंस गई तो खुद अपनी जान ले ली। हाउनिंग अपनी नेबर आंटी को चिल्लाती है कि वो दोबारा उसकी मॉम के बारे में ऐसा ना बोले, क्योंकि उसकी मॉम ऐसी नहीं थी। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि हाउमिंग अपने टीम लीडर के साथ कंपनी की पार्टी में आई होती है, जहाँ पर उसका टीम लीडर मिस्टर जुन को बताया होता है कि ये हमारी कंपनी के न्यू इंटर्न है, जो कि फाइनेंस यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। उसे कहता है कि तुम खड़ी क्या हो, जल्दी से मिस्टर जुन को ड्रिंक टोस्ट करो। तभी हाउनिंग जियनजो को पार्टी में आता हुआ देख लेती है और वो जानबूझ के पीछे होती है और जो सारी ग्लासेस टेबल पे रखी थी उन्हें वो गिरा देती है, ताकि उसका धक्का लगे और फिर वो खुद गिरने का नाटक कर रही होती है। तो जियनसो जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। तो यहाँ पर फिर मिस्टर जून उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने कितनी इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स गिरा दी हो, तुम्हें पता भी है कि ये हमारी कंपनी के लिए स्पेशली यहाँ पे अरेंज की गई थी। तभी यहाँ पर येंजो हाउमिंग की साइड लेते हुए अपने फ्रेंड जून को समझाता है कि वो इस मैटर पर इतना इशू ना करे। हाउमिंग तभी सारी कांच को नीचे से उठाने जा रही होती है तो उसे चोट भी लग जाती है, पर यहाँ पर येंजो उसे रोक देता है। फिर हाउमिंग का टीम लीडर सभी से माफ़ी मांग लेता है हाउमिंग के बदले में, और कहता है कि इसे डांस करना भी आता है। तो यहाँ पर म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है, तो क्यों ना मैं आप लोग के लिए एक परफॉर्मेंस करवा देता हूँ। वो फिर हाउमिंग से कहता है कि अब लकड़ी जैसे खड़ी मत रहो, जाओ डांस परफॉर्म करो। तो फिर हाउमिंग यहाँ बीच में आ जाती है और वो अकेले ही डांस करने लगती है। तो फिर जियनजो भी उसे ज्वाइन करता है और कहता है कि ये सिंगल डांस करने वाली म्यूज़िक नहीं है, इस पर कपल डांस करते हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो फिर हाउनिंग उससे कहने लगती है कि मिस्टर येंजो, मैंने आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी हूँ, पर आप तो रिपोर्ट से काफ़ी डिफरेंट हो। तो फिर येंजो पूछ रहा होता है कि रिपोर्ट में मेरे बारे में क्या क्या लिखा है। तो हाउनिंग उसकी तारीफ़ें बता रही होती है कि उसके बारे में सब लिखा है कि वो कितना कॉन्फिडेंट, स्मार्ट है, और कैसे उसने बहुत ही गरीबी से उठा है और आज इतने पोजीशन तक पहुंचा है। वो उसकी तारीफ़ें करते हुए ये भी बताती है कि वो उसका आइडल भी है। फिर डांस परफॉर्मेंस खत्म होते ही वो तो वहाँ से तुरंत ही चली जाती है, और तभी येंजो देखता है कि हाउनिंग के हाथ की चोट का खून उसके हाथ पर लग गया है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद हाउनिंग जब यहाँ बाहर खड़ी होती है तो टीम लीडर भी उसके साथ बाहर आया होता है और कहता है कि ये मत सोचना कि मिस्टर येंजो यहाँ पर तुम्हें पिक करने आएंगे, वो आखिर हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, उनके पास तो इतनी सारी लड़कियाँ घूमती हैं, तो पक्का वो तो तुम्हें 2 से 3 मिनट में ही भूल चुके होंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि अपनी एफर्ट्स वहाँ वेस्ट करने के बजाय तुम मेरे पास इन्वेस्ट करो। ऐसा बोलकर वो हाउनिंग के शोल्डर पर हाथ रख रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि येंजो अपनी कार से जा रहा होता है और उसका ड्राइवर भी हाउनिंग को देखने लगता है और कहता है कि बॉस, ये वही लड़की है जिसके साथ आप डांस कर रहे थे, सच में आजकल की लड़कियों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर हाउनिंग तुरंत ही अपने स्ट्रीम लीडर का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और उसे बताने लगती है कि लास्ट टाइम वो जिस लड़की के साथ रोज होटल गया हुआ था 2808 रूम नंबर में, उस बारे में उसकी वाइफ ऑलरेडी पता कर रही है कि वो कौन थी। तो अगर वो नहीं चाहता कि वो उसकी वाइफ को कुछ भी बताए तो वो फालतू से तंग न करे। उसका टीम लीडर फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। और ये चीज़ फिर येंजो नोटिस करता है और वो अपने सेक्रेटरी को कह देता है कि इस बंदे को वो हैंडल करे, जो कि अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। वो तो इस टीम लीडर को कंपनी से निकालने का ही ऑर्डर दे देता है और हाउनिंग को देखते हुए पुरानी चीज़ याद कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जब वो अपनी मॉम का फ्यूनरल अटेंड कर रही थी तभी येंजो ने उसे देखा था और अपने सेक्रेटरी से पूछा था कि वो कौन लड़की है। तो फिर उसे पता चला था कि वो उसके उसी फाइनेंस डायरेक्टर की बेटी थी, जो कि उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हाउनिंग यहाँ पर अपने हाथ की चोट को देखकर सोचती होती है कि वो मुझे भूल भी गया होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है उसे खुद को मुझे वापस याद दिलाने का।
फिर हम देखते हैं कि येंजो कार से जाते हुए अपने सेक्रेटरी से कह देता है कि तुम मुझे यहीं पास में उतार देना, मैं वॉक करके घर जाऊंगा। फिर हाओनिंग जब रास्ते में वॉक करते हुए जा रही होती है तभी उसे फील होता है कि कोई मास्क वाला बंदा उसका पीछे कर रहा है। फिर वो जल्दी जल्दी में भागने लगती है और यहाँ पर फिर उसके सामने उसे येंजो मिल जाता है। वो कहती है कि मिस्टर येंजो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो फिर वो कहता है कि मैंने देखा कि तुम अकेली वॉक करते हुए जा रही थी, तो एक लड़की के लिए ऐसे अकेले जाना सेफ थोड़ी ना है। तो हाओनिंग खुश हो जाती है कि आप मुझे यहाँ पर्सनली छोड़ने के लिए आए थे। तो फिर वो कहता है कि वैसे तो यहाँ पर सारे पुराने पुराने घर हैं, तो तुम ऐसी जगह पे क्यों रह रही हो? हानिंग फिर उसे बताने लगती है कि उसका रीज़न ये है कि वो जब यहाँ से सामने देखती है तो उसे इतना अच्छा व्यू जो मिलता है इन बिल्डिंग्स का। वो कहती है कि उसकी कंपनी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर वो बहुत पहले से ही काम करना चाहती थी, वो उसका ड्रीम था। और हाउनिंग वहाँ पर जो स्पेशलिटी देख रही होती है वो उसे बता रही होती है। तो जियंजो उसे साइड करके उसे अच्छे से दिखाता है कि उसमें एक और चीज़ है जो कि सभी को नज़र आती है। जियंजो बताता है कि वो भी कैसे एक स्मॉल सिटी से आया हुआ था और उसने इतनी मेहनत करके अपनी कंपनी को इस ऊंचाई में पहुंचाया, इसलिए ताकि वो दिखा सके सभी को कि जो उसे नीची नज़रों से देख रहे थे कि वो भी कुछ लायक है। तो फिर वो कहने लगती है कि हाँ, जो भी हमें कम समझेगा हम उसे दिखा के रहेंगे कि उसने बहुत ही गलत सोचा है। तो जियंजो फिर हाओनिंग की बातें सुनते रह जाता है और कहता है कि हम लोग। तो फिर वो कहती है कि आप मुझे सिर्फ अभी एम्बिशियस समझ सकते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी जो जगह वो ऊंचाइयों तक है और यहाँ पर नहीं, और एक नए दिन मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी। तो फिर वो कहता है कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैं पास्ट में था। फिर वो उसे बताने लगता है कि उसने जो परफ्यूम लगाई है वो फ्रेग्रेंस बहुत ही महंगी है, जो कि वो एक इंटर्न है तो इतनी महंगी परफ्यूम की वो पैसे कैसे पे कर सकती है। ऊपर से वो ये भी कहता है कि दूसरा जो वो पार्टी हॉल में उसका अटेंशन पाने के लिए चीज़ें करी थी वो अच्छे से जानता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो और तुम्हें अच्छे से लोगों का यूज़ करना आता है, लेकिन तुमने गलत पर्सन को चुन लियो। और फिर वो उसे अपना कोट पहना देता है और कहता है कि तुम्हें अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ से जाने लगता है। तभी हाउनिंग उसे रोकती है और वो उसे अपनी मॉम का जो है यहाँ पे लॉकेट दिखाने लगती है जिसमें वही फ्रेगरेंस पहले से लगी हुई है। वो बताती है कि ये फ्रेगरेंस उसमें से आ रही है और उसे तो पता भी नहीं था कि उसे कौन सी फ्रेगरेंस पसंद है। और वो उसे भी समझाती है कि मुझे यहाँ इस शहर में रहकर काम करना है, अपनी जगह बनानी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसी ट्रिक्स यूज़ करूँगी, वो भी अभी से। तो यहाँ पर फिर येंजो उसको इसके लिए सॉरी कहता है कि उसने उसके बारे में गलत सोचा। वो बताता है कि उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर चुके हैं और उसे अपने आसपास के लोगों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। तो हानि कहती है कि लेकिन मिस्टर येंजो, आप मुझे ऐसे ग्लासेस वाली नज़रों से मत देखना, नहीं तो फिर ऐसे मेरा सेल्फ स्टीम ब्रेक होगा। वो उससे प्रॉमिस के लिए अपनी फिंगर आगे बढ़ाती है और कहती है कि लगता है आप सिंसियर नहीं है। तो फिर वो उसे प्रॉमिस कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनना चाहोगी, या फिर ऐसा है कि तुम ऊंचाई तक पहुंचने से डर रही हो क्योंकि ये पोजीशन तुम संभाल नहीं पाओगी। पता है, ड्रीम पूरा करने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर हाउनिंग मान जाती है और वो जब स्नोफॉल को देखकर खुश हो रही होती है तो यहाँ पर येंजो यही सोच रहा होता है कि हाउनिंग आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो यही सोच रहा होता है कि उसकी कंपनी कोई ठीक लोगों की जगह नहीं है, वहाँ पर बस सब बर्बाद होते हैं और कठपुतली बन जाते हैं। सोचता है कि तुम्हारी मॉम के साथ जो बुरा हुआ है मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वो कहती है कि चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो स्नोफॉल से भीग जाएंगे। फिर वो उसे अपने साथ अपनी बिल्डिंग तक लेके जाती है और से बाय बोलकर वो बहुत ही खुशी खुशी फिर अंदर चली जाती है और अपनी विंडो से जाके झाँक रही होती है कि अगर वो उसकी केयर करता होगा तो वो इंतज़ार करता रहेगा। और देखती है कि वो सच में यहीं पर ही वेट कर रहा होता है। हॉनिंग को पता होता है कि जब तक वो उसकी रूम की लाइट नहीं देख लेगा तब तक जाएगा नहीं, तो वैसे ही होता है। और फिर हाउनिंग अपनी मॉम की फ़ोटो के सामने उनसे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मॉम, मैंने येंजो का अटेंशन पा ली हूँ और जल्द ही मैं अब आपका बदला लेकर आऊँगी। फिर यहाँ पर उसके डोर पे कोई नॉक करता है और यहाँ पर वही बंदा मिलने आया होता है जो कि मास्क पहना हुआ था और उसका पीछे कर रहा था। वो भी यहाँ पर उसकी मॉम के लिए प्रे कर रहा होता है और हाउनिंग उसे कहने लगती है कि तुमने कितनी मेहनत करी, मेरे लिए तुम्हें बैड गाय बनने का प्रिटेंड करना पड़ा। तो फिर उसका फ्रेंड जो उसे कहने लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, असली काम तो तुम कर रही हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस दिन हाउनिंग के नेबर्स उसे परेशान कर रहे थे उसकी मॉम को करप्ट बोलते हुए, तो हाउनिंग अपनी मॉम के लिए साइड ले रही थी, पर वो लोग फिर भी नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि न्यूज़ में उन लोगों ने उसकी मॉम के बारे में देख चुके हैं और वो झूठ नहीं बोल सकती है। तभी यहाँ पर हाउनिंग का फ्रेंड
उसकी साइड लेने आता है और उसके नेबर्स को चिल्लाता है कि उसने अभी अपनी मॉम खोई है और वो लोग उसकी मॉम के बारे में ये सब कह रहे हैं, जबकि ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। तो फिर उनका मुंह बंद हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर जो से कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मुझे भी लगता है कि तुम्हारी मॉम ने कुछ भी नहीं करी और उन्हें झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें पता लगता है कि हामिंग का जो ये फ्रेंड है जो, उसकी ग्रैंडमा की मौत उसी डिमोलिशन में हुई है जहाँ पर वो येंजो की कंपनी की बिल्डिंग बनी है। और वहाँ पर सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि बहुत सारी फैमिलीज ने अपनों को खोए हैं और उनमें से एक जो है जो कि उस कंपनी को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो हाओमिंग का साथ दे रहा है। उन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरा बोर्ड तैयार करे होते हैं जिसमें उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पता लगाए होते हैं। जो कह रहा होता है कि उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए उस कंपनी के जो तीनों ओनर है उन्हें बर्बाद करना होगा। और वो तीनों हैं जिएंजो और एक जीशाओ और तीसरा जून। जो मिस्टर जून है वो येंजो का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो कि उसके हर ऑब्स्टेकल्स को रास्ते से हटाता है, जो कि समझ लो उसकी कंपनी की लाइफ लाइन है। और दूसरा वो मिस्टर जीशाओ, वो तो अब्रॉड से स्टडी करके है, जिसके पास इतना पैसा है कि कंपनी का कैश फ्लो वो ही संभाल रहा है। ये तीनों बाहर से तो सभी के सामने बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स नजर आते हैं, लेकिन अंदर से इनके बीच में ऑड्स चल रही है और तुम्हें इनके बीच आकर इन्हें पहले नंबर तो अलग करना है और बहुत सी चीज़ें पता लगानी है। उसका प्लान होता है कि वो एक रास्ते को भी हटाएगी ना तो वो सभी बचेंगे नहीं। यहाँ पर जोर से बताता है एक और सीक्रेट के बारे में कि इस कंपनी के पीछे सुन फैमिली का शेडो है। सुन फैमिली की बेटी जो सूजी है वो असल में जिएंजो की वाइफ है और सुन फैमिली ही स्काईताई कंपनी को हैंडल कर रही है। तो हानी कहती है कि यानी फिर यही जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने जितना पता लगाया मेरी इंटेलिजेंस अगर करेक्ट है तो फिर वो 2 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, लेकिन अभी उसकी मौत को सीक्रेट रखा गया है क्योंकि सुन फैमिली अभी भी अपनी पावर इस कंपनी में चलाना चाहती है और जिएंजो को भी वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो फिर हाउनिंग से पूछता है कि तुम क्या करना चाहोगी, क्या तुम उसकी वाइफ सूजी की तरह बनकर प्रिटेंड करना चाहोगी ताकि तुम येंजो के दिल में आ सको। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं उस येंजो के दिल से उसकी वाइफ सूजी को पूरी तरीके से निकाल दूंगी। दूसरी तरफ हम जीशा को देखते हैं जो कि यहाँ येंजो को बता रहा होता है कि तुम्हारे पास क्या इतना टाइम है कि तुम एक फीमेल इंटर्न को वॉक करते हुए उसके घर तक छोड़ने गए थे, आखिर चल क्या रहे। तो फिर येंजो कहता है कि सच में तुम तो सुन फैमिली के इतने बड़े डॉग हो कि तुमने इतना फ्री टाइम निकाल लिए मेरा पीछा करने का। यहाँ पर येंजो कह देता है कि मेरा सूजी के साथ कब का रिश्ता ख़त्म हो चुका है और वो सुन फैमिली बस स्टॉक प्राइस की वजह से मेरी कंपनी के अभी भी पीछे पड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग तुम्हें या मेरे पीछे लगाएंगे और मैं ये सब टॉलरेट करूँगा। तो शाओ से कहने लगता है कि तुम सुन फैमिली की वजह से ये इस पोजीशन पर हो, समझे, उन लोगों ने तुम्हें चूज़ किया इसलिए तुम्हें इतनी इंस्टेंट सक्सेस मिली है, इसलिए सुन फैमिली को चैलेंज करने से पहले तुम अपनी पोजीशन देख लो। ऐसा बोलकर वो तो यहाँ येंजो को वॉर्न कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम येंजो के फ्रेंड जुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कंपनी के एक एम्प्लॉय को हाउनिंग की फोटो दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि ये जो न्यू इंटर्न आई हुई है ये और येंजो कुछ ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। तो ये लड़की शू कह रही होती है कि ये कोई मेरी अपोनेंट नहीं बन पाएगी, है तो बहुत ही मामूली सी लड़की। तो जुनू से बता रहा होता है कि पार्टी वाली रात येंजो कार से जाने के बजाय वॉक करके इस लड़की को इसके घर तक छोड़ने गया था और नेक्स्ट डे ही उसने उसे अपनी सेक्रेटरी बना लिया। क्या तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं चुना बल्कि इसलिए चुना हूँ ताकि तुम मेरा काम कर सको, इसलिए मैंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर तुम्हें उसकी वाइफ सूजी की तरह दिखने वाला बनाया ताकि तुम येंजो को इन्फ्लुएंस कर कर मेरे काम को करवा सको। पर 1 साल हो गए पर तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। तो शू कहने लगती है कि मिस्टर जून बस आप मुझे एक और चांस दो, मैं कुछ करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब वो कंपनी आती है तो यहाँ पर हाउनिंग को देखकर ही गुस्सा हो रही होती है और उसको एक ड्रेस लाकर गिफ्ट में देने लगती है कि अब हम दोनों कलीग्स हैं तो ये लो ये मेरी तरफ से। तो फिर यहाँ पर हाउनिंग लेने से मना कर रही होती है कि इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। तो फिर शू से समझाती है कि सेक्रेटरी जो होती है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए तुम्हें अच्छी ड्रेस पहननी चाहिए और फिक्र मत करो ये पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद देगी। तो फिर वो उसे ड्रेस देकर तुरंत ही उसे चेंज करने जाने को बोलती है। हानिंग उसकी बात सुनकर ड्रेस पहनने चली जाती है और ये खुश हो रही होती है याद करते हुए कि कल जून ने उसे खुद ये ड्रेस दिया था और उसे समझाया था कि उसे सूजी के अपीयरेंस के हिसाब से सेम वैसे ही तैयार होना चाहिए। तो ये सोचती होती है कि वो मिस्टर जून इतना बड़ा इडियट है, सूजी आखिर चेयरमैन की वाइफ थी और अगर मैं उसी की तरह सेम तैयार होंगी तो मिस्टर येंजो तो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं, कौन आखिर एक फेक को पसंद करेगा इस वजह से। फिर हम देखते हैं कि येंजो जब यह मीटिंग रूम में आया होता है तभी वो
हानिंग को उसी ड्रेस में देख लेता है जो कि उसकी वाइफ सूजी पहना करती थी। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के कहता है कि ये तुम हो। तो हानिंग उसे बताती है कि आज उसका यहाँ पर फर्स्ट डे और वो अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करने आई है। साथ ही वो बताती है कि मैंने आपका ऑफिस भी क्लीन कर दी हूँ। तभी वो पूछता है कि तुमने ये आउटफिट क्यों पहनी हो। तो फिर वो बताती है कि बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ पर जियन उसे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो और भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। वो उस कपड़े का प्राइस बताने लगती है कि वो सिर्फ 128 युआन का है। वो कहती है कि अब ये सस्ता ड्रेस है तो आप मुझे कम तो नहीं समझेंगे ना। वैसे मिस्टर येंजो, ये कपड़ा तो फेक था लेकिन आप भी पहचान नहीं पाए। हाँ, आखिर आपके कंपनी में आकर तो मेरे कपड़े भी अब महंगे ही लगेंगे सबको। जियन फिर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि आज वो अपने लिए जाकर शॉपिंग कर सकती है और सभी कलीग्स को भी अपनी तरफ से ट्रीट दे सकती है और साथ ही अपने लिए जाकर न्यू अच्छे कपड़े खरीद ले। वो कह देता है कि क्योंकि अब इस कंपनी की तुम एम्प्लॉय हो तो बाहर अगर फेक कपड़े पहन के जाओगी तो ये कंपनी की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर फिर हार्निंग भी इस चीज़ के लिए एग्री करती है। येंजो के ऑफिस के बाहर शू तो सारे एम्प्लॉयज़ को ये कह रही होती है कि देखना अभी उस न्यू एम्प्लॉय को चेयरमैन कैसे कंपनी से निकाल देंगे। पर तभी हार्निंग तो सभी को आकर बताने लगती है कि चेयरमैन ने उसे काट दिए जिसके वो सभी को ट्रीट दे दिए। तो इस शू को तो शौक लगता है और हार्निंग उसके पास आकर उसे थैंक्स बोल रही होती है कि उसने उसे ये फेक ड्रेस ना दी होती तो आज उसका इतना बड़ा काम नहीं होता। तो शू कहने लगती है कि तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, चेयरमैन तुम जैसी लड़की को कभी लाइक नहीं करेंगे। उनके दिल में तो हमेशा उनकी वाइफ सूजी रहेगी। इसलिए बता दूं कि तुम्हारी ये सारी मेहनत वेस्ट ही होनी है। तो यहाँ पर फिर हार्निंग उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा, अब मुझे पता लगा कि तुमने इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई क्यों हो। तुम बिल्कुल मिस्टर येंजो की वाइफ की तरह दिखना चाहती हो, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा काम नहीं बना, इसलिए तुम्हें मुझसे बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी हो रही है ना। तो शिव का अपनी बुराई सुनकर गुस्सा आती है, वो उसके ऊपर ये पानी फेंकने जा रही होती है। तो यहाँ पर फिर हार्निंग उसे रोक लेती है और कहती है कि सोचो, तुमने जो ये प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो ये मैंने ख़राब कर दी तो फिर तो तुम यहाँ 1 महीने भी टिक नहीं पाओगी। तो फिर वो जल्दी से दूर होती है और यहाँ पर हार्निंग उसे समझाने लगती है कि फिक्र मत करो, मिस्टर जियंजो बस मेरे आइडल है और मैं उनकी अच्छे से सेक्रेटरी बनकर काम करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, इसलिए फिक्र मत करो, मेरा कोई और चीज़ का इरादा नहीं है। तो फिर शू से कह देती है कि अच्छी बात है कि तुम्हारा और कोई इरादा नहीं है, तो तुम अच्छे से यहाँ सेक्रेटरी की जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी जॉब तुम्हें अच्छे से समझा देती हूँ। तुम्हें आज ये सारी फाइल्स को अच्छे से अरेंज करना है जो कि कंपनी के पूरे साल का डेटा है और ठीक से अपना काम करना। ये कहकर वो जाने लगती है और सोचती है कि मैं इसे कंपनी से निकालने में फोर्स करके रहूँगी। पर यहाँ पर तो हाउनिंग खुश हो जाती है कि उसे यही सारी फाइल्स तो चेक करनी थी। और फिर हम देखते हैं कि हाउनिंग ऑफिस में लेट तक काम कर रही होती है, सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ से जा चुके होते हैं और वो शूबी से लेट काम करता हुआ देखकर खुश होकर चली जाती है। हाउनिंग सोचती है कि उसने सोची थी कि ये सारे फाइल्स जब वो पढ़ेगी तो उसे फिर अपनी मॉम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर जब उसकी मॉम काम कर रही थी तो उस साल की फ़ाइल तो ऐसे गायब हो गई है जैसे कि वो थी ही नहीं। हाउनिंग अपसेट होती है और फिर इन सारी फाइल्स को उठा के वो जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर येंजो आया होता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट यहाँ पर क्यों काम कर रही हो। तो फिर वो बताती है कि सिस्टर शू ने मुझे कुछ ये सारे काम दिए थे अरेंज करने के लिए। तो फिर वो कहता है कि ये सारा तो तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए, क्या वो तुम्हें परेशान कर रही है ये सारे काम देकर। तो हाउनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने खुद ये सब काम के लिए वॉलंटियर करी हूँ और वैसे भी मैं बहुत मेहनत से काम करना चाहती हूँ और आपकी तरह सक्सेस पाना चाहती हूँ और साथ ही आपको इस कंपनी में मैनेज करने में हेल्प भी करना चाहती हूँ। तो एन से कहता है कि सक्सेस पाने के लिए मेरा एक रूल रहता था और वो पहला रूल ये है कि अपने आप को कभी भूखा नहीं करना है। तो चलो फिर हम दोनों खाना खाने चलते हैं। फिर वो उसे साथ में एक रेस्टोरेंट ले आता है और यहाँ पर हाउनिंग फिर स्नो के बारे में बात कर रही होती है और फिर वो उसे एक डिश टेस्ट करने के लिए देती है और कहती है कि मुझे पता है वैसे तो आप सिर्फ हेल्दी फूड खाते होंगे, लेकिन ये भी टेस्ट करके देखो, ये वाइन के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो भी एक साथ उसके बारे में लाइन कहता है कि ये टेस्ट दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट टेस्ट है। तो यहाँ पर हाउनिंग काफ़ी शौक होती है कि ये लाइन आपको कैसे पता, मुझे लगा ये मेरा ओरिजिनल वर्क होगा। तो फिर वो कहता है कि शायद तुमने भी कहीं पढ़ी होगी। इतने में वेट्रेस आई होती है और पूछने लगती है कि आज आप लोग क्या हमारा क्रिसमस गेम खेलना चाहेंगे, अगर आप लोग गेम जीते तो फिर आप लोग को 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर येंजो तो मना करने वाला होता है, पर हाउनिंग तुरंत ही हाँ बोल देती है और कहने लगती है कि मिस्टर येंजो ये ट्रीट मेरी तरफ से, तो आप मेरी थोड़े पैसे बचाने में हेल्प कर दो। तो इस वजह से येंजो मान जाता है। यहाँ पर वेट्रेस उसे बताती है कि वो एप्पल को बीच में करेगी और दोनों को एक साथ ही बाइट करना होगा तो ही वो लोग ये गेम जीतेंगे। तो यहाँ पर फिर येंजो और हाउनिंग जब उस एप्पल को बाइट करने के लिए नज़दीक आते हैं तभी वो वेट्रेस एप्पल हटा लेती है और इन लोग की यहाँ पर एक्सीडेंटली किस हो जाती है और वो वेट्रेस जल्दी से इन लोग की फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है। तो यहाँ पर येंजो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है कि कस्टमर्स के साथ ये कैसा मजाक किया जा रहा है। तो फिर वेट्रेस उसे बताती है कि उसे लगा कि वो दोनों कपल होंगे क्योंकि वो कपल वाली सीट पर बैठे हुए।
क्योंकि वो इन लोग को ये गेम खिलाने के लिए लेकर आई थी। वेट्रेस इन लोग को इनकी फ़ोटोज़ भी दे देती है, जो कि यहाँ पर येंजो फाड़ने वाला होता है, पर फिर वो फ़ोटो देखकर रुक जाता है और चुपके से वो फ़ोटो को फिर अपने पास रख लेता है। और फिर यहाँ से येंजो गुस्सा होकर जा रहा होता है, तो हाओनिंग उससे कहने लगती है कि मैं ऐसे टाइप की वुमेन नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि कैसे टाइप की? तो फिर वो बताती है कि वही शू की तरह। एक्चुअली में येंजो को इस बारे में पहले से पता है कि उसके फ्रेंड जुन ने उस शू को उसके पास लगाया हुआ है। यहाँ पर हाओनिंग उससे बताने लगती है कि वो बस एक अच्छी सेक्रेटरी बनने आई है, और उसे पता है कि एक सेक्रेटरी का काम होता है बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और साथ ही हर टाइम पर प्रेजेंट रहना। जब भी उसके सीईओ को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो सारी चीज़ों पर ध्यान दे। वो कहने लगती है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं और आपको एक लॉयल पर्सन की ज़रूरत है, तो आप मुझे चुन सकते हैं। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मैं सिर्फ आपके लिए लॉयल रहूँगी। येंजो से पूछता है कि उसे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में कौन सी पोजीशन चाहिए, तो वो कहती है कि फर्स्ट सेक्रेटरी की, ताकि आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे चुनो। तो आप इसलिए शू को रिप्लेस करके मुझे फर्स्ट सेक्रेटरी बना दो। येंजो कहता है कि उसके लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग हैं जो उसे स्नेक बनकर डसना चाहते हैं। फिर येंजो जब बाहर स्नोफॉल को देख रहा होता है तो वो हाउनिंग की बातों को याद कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे येंजो जब यहाँ अपने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम वगैरह देखकर जा रहा होता है, तो वो हाउनिंग को आवाज़ देती है और कहती है कि मिस्टर येंजो, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो शू तुरंत ही मना करने लगती है कि बॉस आप इसे नहीं लेके जा सकते, ये तो अभी हमारे कंपनी में नहीं हुआ है, इसे इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो अगर ये कोई चीज़ें भूल गई तो फिर हमारी कंपनी की बेइज्जती होगी। पर यहाँ पर येंजो तो हाओनिंग को भी साथ लेके जाने के लिए मान जाता है, और फिर शू गुस्से में हाओनिंग को बातें सुनाने लगती है कि अब तुम चल रही हो तो अच्छे से रहना, वहाँ पे हमारी कंपनी की बेइज्जती मत करवाना। और वो तो मन ही मन सोच रही होती है कि इसे मैं जल्दी से सेक्रेटरी की पोजीशन से हटा के रहूँगी। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में जाने के लिए हाओनिंग तो बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार होती है, और दूसरी तरफ जब शू यहाँ बाहर निकलती है तो एक कार उसे पिक करने पहुँचती है। कोई मास्क वाला ड्राइवर आया होता है जो कि उसे बताने लगता है कि मिस्टर येंजो ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है, तो वो खुश होकर कार में बैठ कर जाती है। और यहाँ फिर हम देखते हैं कि हाओनिंग तो पार्टी में पहुँचती है, जहाँ पर येंजो उसे देखकर खुश होता है और तारीफ करता है कि आज वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि इस कार में फंस गई होती है। ड्राइवर को वो कार रोकने बोल रही होती है, तो वो रोक ही नहीं रहा होता है और उसे इधर से उधर घुमा रहा होता है। और यहाँ पर इस पार्टी में येंजो जिस भी बिजनेस वाले बंदे से मिल रहा होता है, तो हाओनिंग उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसे बता रही होती है कि वो कौन सी कंपनी का है और क्या पोजीशन रखता है, ताकि फिर वो अच्छे से बातें कर पाए। येंजो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे लोगों से मिलता है और हाओनिंग उनके सारे जो डिटेल है वो उससे बता रही होती है। तो येंजो फिर हाओनिंग से बहुत ही इम्प्रेस होता है कि उसने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद करके रखी थी। तो फिर वो बताती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, मैंने आपको बोली ना मैं अच्छी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, तो मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। पर फिर हाओनिंग अचानक से बहुत ही बीमार पड़ गई होती है और ये थोड़ी सी भी ड्रिंक करके उसे बेहोशी आ रही होती है। तो येंजो तुरंत ही उसे पकड़ता है और फिर वो हाओनिंग को उठा के लेके जा रहा होता है, और वो तो मनी मन खुश हो रही होती है कि उसका यही प्लान था कि उसे येंजो को इतना इम्प्रेस करना था कि वो शू को रिप्लेस करके उसे ही अपनी सेक्रेटरी के तौर पे रखे, मेन वाली, और साथ ही साथ उसके दिल को थोड़ा और अट्रैक्ट भी करना था अपनी तरफ, जिसके लिए उसने जानबूझ के विंडो खोलकर ठंडी में वो सारी बिजनेसमैन की इन्फॉर्मेशन को याद करी थी, ताकि वो इस पार्टी में अच्छे से बिहेव कर सके। अब तभी शू इस पार्टी में पहुंच जाती है तो येंजो उसे देखते के साथ ही चिल्ला देता है कि तुम जितना लेट आई हो ना, अच्छी बात है, अब तुम्हें कल से कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, तुम निकलो मेरी कंपनी से। ये कहकर वो यहाँ से हाओनिंग को लेकर होटल रूम में लेकर जाता है, और शू से बता भी नहीं पाती कि उस ड्राइवर ने उसे फंसा दिया था। जब यहाँ येंजो हाओनिंग को रूम में लेटाकर जाने वाला होता है, तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे सॉरी कहती है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर जब वो वापस आता है तो देखता है कि हाओनिंग सो चुकी होती है और उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया होता है। तो वो उसके मुंह में मेडिसिन डालता है और यहाँ उसे पानी पिलाने जाता है, तो पानी बाहर गिरा होता है, तो वो अपने मुंह से उसे पानी पिला देता है। और फिर वो वहीं पर ही बैठकर उसकी केयर करते हुए उसी के बारे में सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे येंजो जब कंपनी में आता है तो वो हाओनिंग को यहाँ अच्छे से काम करता हुआ देखकर खुश होता है और फिर वो अपने ऑफिस में जाता है अपना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाओनिंग को यहाँ पर मिस्टर जून ने बात करने के लिए बुलाया होता है। वो वहाँ पर आती है और कहती है कि आपको मुझसे कुछ काम था। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम तो कितनी टैलेंटेड बंदी हो, तो मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। वो उसकी तारीफ़ करने लगता है कि सच में तुम में कुछ तो बात है, तभी तो इतने कम टाइम के अंदर तुम येंजो की फर्स्ट सेक्रेटरी बन गई। फिर वो उसके एकदम ही क्लोज आ जाता है बात करने के लिए और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येंजो यहाँ बिल्डिंग के टेरेस पर होता है और जीशाओ से इस बारे में बात कर रहा होता है
कि उसका जो भाई है वो ऐसे बैठ नहीं रहा है और अलग अलग गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। तो फिर वो कहता है कि क्यों ना तुम्हारी सेक्रेटरी को मैं उससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, वैसे भी तुम दोनों भाई हो तो लड़कियों की चॉइस भी तो सेम होगी ना। तो यहाँ पर इस बात से येंजो जीशाओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको गिराने की कोशिश करता है। तो जीशाओ कहता है कि इतना हाइपर भी मत हो। वो उसे यहाँ पर एक वीडियो दिखाता है जिसमें हाओनिंग और जून साथ में नज़र आ रहे होते हैं, जब वो कल रात उसके ऑफिस में मिलने गई थी, वही वाली वीडियो। और वो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा होता है कि वो अब जून के साथ मिल गई है। फिर हानिंग येंजो के ऑफिस में आकर उसे कोई प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स वगैरह समझा रही होती है। तो फिर वो कहता है कि तुम काम तो बहुत ही अच्छे से कर रही हो, लेकिन तुम आखिर मेरे इतने क्लोज हो, यानी कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो फिर काफ़ी लोग हैं जो तुम्हें अच्छे ऑफर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हाउनिंग तुरंत ही उसे रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है और कहती है कि क्या आपका ऐसे ऑफर से मतलब है। वो जो उसने कल रात उसके फ्रेंड जुन से जो भी बातें करी थी वो सब रिकॉर्डिंग उसे सुना देती है, जिसमें उसने जुन को कल साफ मना कर दी थी कि वो कोई उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती है, क्योंकि वो अच्छे से जान चुकी है कि वो येंजो का कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है। वो यहाँ पर उसे कहती है कि जब तुम चेयरमैन की सगी नहीं हो तो किसी और के क्या होंगे, और वैसे भी मुझे तो चेयरमैन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम जैसे लोग जो कि उनके फ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हो, तुम ये लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं हो। फिर ये रिकॉर्डिंग सुनकर येंजो से पूछता है कि तुमने ये क्यों रिकॉर्ड करी। तो वो बताती है कि जब मिस्टर जून ने मुझे मिलने के लिए बुलाए थे तभी मुझे शक हो गया था, तो मैंने ये सेफ्टी के लिए करी थी। येंजो उसे थैंक यू बोलने लगता है कि वो उसे कितना समझ रही है। तो फिर हाउनिंग कहती है कि सभी को ये लगता है कि सेक्रेटरी को चेयरमैन की केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो चेयरमैन आपको केयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके, तो आपको बहुत ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर येंजो फिर उसे बता रहा होता है कि लेकिन वो ऐसे पर्सन से दूर रहे, मिस्टर जून जैसे, जो अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए किसी का भी यूज़ कर लेते हैं, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसके बारे में कुछ पुराने केस से रिलेटेड कुछ बता रहा होता है जिसमें किसी पर्सन की भी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर हानिंग अपनी मॉम के बारे में याद करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती है, और फिर वो अपनी मॉम की केस फाइल को ढूंढने के लिए यहाँ एक सीक्रेट ऑफिस में आई होती है जहाँ पर सारे फाइल्स वगैरह रखे, और वो सोच रही होती है कि मेरी मॉम ने वो फाइल कहाँ पे रखी होगी। फिर उसे अपनी मॉम का पुराना बॉक्स यहाँ पर मिल जाता है जिसमें एक ड्राइव रखी होती है, तो वो उसे निकाल लेती है। फिर इतने में उससे आवाज़ आती है कि कोई डोर लॉक खोल रहा है, तो वो जल्दी से उसे छुपा लेती है। और यहाँ पर येंजो आया होता है, वो पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। तो फिर वो बताती है कि बस कोई फाइल ढूंढने आई थी। तो फिर वो उसे अपने साथ कोई काम के लिए चलने बोलता है। तो यहाँ पर फिर हाउनिंग उससे अपने पॉकेट में डाल लेती है और फिर उसके साथ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि येंजो और हाउनिंग जब लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो अचानक लिफ्ट बीच में ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर येंजो हाउनिंग को समझाता है कि फिक्र मत करो, कुछ मेल फंक्शन हुआ है, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। फिर वो यहाँ पर हेल्प के लिए बटन प्रेस करता है, पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है और उल्टा यहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाता है। तो येंजो को पुरानी कोई चीज़ की वजह से सफोकेशन होने लग जाता है। उसे याद आ रहा होता है कि कैसे वो अपने फादर इन लॉ को मना रहा था कि वो एक रहने वाली बिल्डिंग को ऐसे डिमोलिश ना करे, ऐसे इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो वो उन लोगों को मनाएगा कि वो लोग वहाँ से खुद ही निकल जाए, फिर वो लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उसके फादर इन लॉ नहीं मान रहे होते हैं कि फिर इस चीज़ का बड़ा इशू हो जाएगा, और वो सीक्रेटली सारी चीज़ करना चाहते हैं, इसलिए वो चुपचाप से उसे कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कह रहे होते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो वो साइन करने के लिए उन्हें मना रहा होता है कि आखिर वो जीते जागते इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। येंजो को यही सारी चीज़ों का ट्रॉमा होता है जिसे याद करके उसे इतना सफोकेशन हो रहा होता है। तो हाउनिंग उसे तुरंत ही हक करती है और उसे समझाने लगती है कि तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। वो उसे यहाँ पर कंफर्ट कराने लगती है कि वो इमेजिन करे कि वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उसे लाइट नज़र आ रही है और वो बिल्कुल आज़ाद है। तो फिर यहाँ पर उसके कहने पर येंजो फिर उस ट्रॉमा से बाहर आ जाता है और हाउनिंग उसे पूछती है कि तुम्हें लाइट में कौन नज़र आया। तो वो सोच रहा होता है कि तुम, और फिर वो तुरंत ही उसे किस कर लेता है। फिर जैसी लाइट आ जाती है तो यहाँ पर येंजो होश में आता है और उसे सॉरी कहता है। तो हाउनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। फिर वो घर आने के बाद अपने फ्रेंड जाओ के साथ उसी ड्राइव की वीडियो को देखती है जिसमें उसकी मॉम कह रही होती है कि उन्हें कंपनी के खिलाफ कोई इलीगल काम के बारे में पता चला है और वो और उसके बारे में पता करने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हाउनिंग अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है कि मेरी मॉम को ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन हाथ लग गई होगी और इस वजह से उनका खून कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर जाओ से कहने लगता है कि पक्का जो तीनों मेन पर्सन है उन्हीं में से कोई होगा। मुझे लगता है कि वो जून तो नहीं हो सकता है, तो बाकी जो दो बचे जीशाओ और
और जियनजो, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। तो फिर हानिंग कहने लगती है कि लगता है मुझे सच पता लगाने के लिए और उनसे क्लोज होना पड़ेगा। यहाँ पर जाओ से समझा रहा होता है कि उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कहीं इस मिशन को पूरा करने से पहले वो कहीं अपना दिल ना हार बैठे, नहीं तो फिर ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। उसे जियनजो की असलियत हमेशा अपने माइंड में रखनी है। तो वो कहती है कि ये मुझे याद है। वो अपनी मॉम की मौत के बदले के बारे में सोच रही होती है कि उसके आगे वो कोई और चीज़ को नहीं रखने वाली है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी की यहाँ बोर्ड मीटिंग चल रही होती है और एक प्रॉब्लम हो गई होती है जिसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी गिरता जा रहा होता है, क्योंकि कोई तो है जो उनकी कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर रहा होता है और उस वजह से कंपनी के लॉस की वजह से वो लोग डर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो येंजो के दोनों फ्रेंड है, जीशाओ और जियन, वो लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर येंजो कहता है कि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, तो जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा उसे तो मैं 10 मिलियन कैश रिवॉर्ड में दूंगा। हाओनिंग ये सब सुनते हुए कहती है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पर फिर जून और जीशाओ दोनों ही उससे मना कर रहे होते हैं कि वो तो बस एक मामूली सी एम्प्लॉई है, वो क्या कर लेगी, तो वो बीच में ना आए। तो यहाँ पर वो कहती है कि माना कि मैं बोर्ड मेंबर्स में से नहीं हूँ, लेकिन अभी मिस्टर येंजो ने कहा कि कोई भी एम्प्लॉई जो ये काम कर सकता है उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। वो लोग तो डिसएग्री कर रहे होते हैं, पर हाओनिंग पूरा यकीन दिलाती है कि आप बस मुझे ये मौका तो दो, मैं करके दिखा सकती हूँ। अगर मैं फेल हुई ना तो फिर मैं खुद ही रिज़ाइन कर दूंगी। तो येंजो फिर हाओनिंग की बात मान लेता है, उसे सभी के सामने अच्छी दिखाने के लिए कि वो सही कह रही है। फिर वो उसे यहाँ से अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने सभी के सामने ऐसा क्यों बोली, आखिर क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ा मुश्किल टास्क लेने की जो कि इतना इम्पॉसिबल जैसा है। तुम क्या मुझे चैलेंज कर रही हो कि या फिर तुम्हें मेरी सेक्रेटरी की पोजीशन काफ़ी नहीं लग रही है, तुम्हें लग नहीं रहा है कि वो लोग कितने चालाक हैं। अगर इस काम को तुमने हैंडल नहीं कर पाई ना तो वो लोग अपने लॉस की जिम्मेदारी सारी तुम पे थोप देंगे और तुम पर फेक इल्ज़ाम लगा देंगे, जिसके बाद फिर तुम्हें कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा। तो फिर हाउनिंग कहने लगती है कि मिस्टर येंजो, आपको मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हारने वाली हूँ। तो यहाँ पर हाउनिंग कहने लगती है कि मिस्टर येंजो, मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, मुझे यकीन है हम दोनों साथ में इसे कर लेंगे और जीत के रहेंगे। तो फिर यहाँ पर येंजो उसके प्लान के बारे में पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। तो हाउनिंग उसे अपना प्लान डिटेल में एक्सप्लेन कर रही होती है और उसे अपने एक सीनियर के बारे में भी बताती है जो कि वो उससे हेल्प लेने का सोच रही है। वो कहती है कि शायद लगता है वो मेरी हेल्प ज़रूर कर देंगे। और फिर हाउनिंग क्लब में अपने सीनियर से मिलने जाती है और यहाँ पर उसे काम रिलेटेड के बारे में बात करती है। तो वो तो इतनी इजीली मान नहीं रहा होता है और कहने लगता है कि तुम ये ड्रिंक करो तो फिर मैं शायद सोच सकता हूँ। तो फिर हाउनिंग ये ड्रिंक कर लेती है। तब यहाँ पर येंजो पहुँच जाता है और वो उसे डांटने लगता है कि ये तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, ये कैसा सीनियर है जो तुम्हारी ये हेल्प नहीं कर रहा है। वो यहाँ पर हाउनिंग के लिए इस बंदे से लड़ लेता है और हाउनिंग को यहाँ से लेकर जाता है। फिर जब दोनों कार में आके बैठते हैं तो येंजो हाउनिंग को डांट रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों करी। तो फिर हाउनिंग यहाँ पर उसको बताने लगती है कि ये सब वो उसके लिए कर रही है। वो बताती है कि कंपनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए ही मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तुम मेरे हमेशा से आइडल रहे हो, तो जो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो मेरे लिए भी है। तो येंजो हाउनिंग की ये बातें सुनकर उसे किस करने लग जाता है। फिर तभी बीच में उसके फ़ोन पर कॉल आती है तो हाउनिंग जल्दी से दूर होती है और येंजो कॉल उठाता है तो उसका फ्रेंड जून उसे बताने लगता है कि उनका जो तीसरा पार्टनर है यानी कि जीशो वो भाग गया है। तो ये सुनकर वो शॉक होता है। ये लोग जब कंपनी आते हैं तो जून यहाँ पर येंजो को बताने लगता है कि जीशाओ ने हमारे ऊपर सारा इल्ज़ाम डालकर भाग गया है। कहानी फिर याद करती है कि उसने जीशाओ के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, तो फिर वो अंदाज़ा लगा लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि मिस्टर जीशाओ कहाँ गए होंगे। फिर वो येंजो के साथ कार से वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी कार को बीच में ही रोक लेती है। ये लोग जीशाओ को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और यहाँ पर येंजो उसे चिल्लाने लगता है कि स्टॉक प्राइस उसकी वजह से कम हुआ है, उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट करा था, और वो खुद भाग रहा है क्योंकि वो सुन फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहता है। फिर वो इंटरनेट पर इस चीज़ के लिए सॉरी का स्टेटमेंट डालने बोलता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। जब ये लोग कंपनी में आ जाते हैं तो यहाँ पर जून फिर से हाउनिंग को चिल्ला रहा होता है कि जो उसने बोली थी कि वो मैटर को सॉल्व करी थी, तो क्या ये उसका तरीका है। तो हाउनिंग को यहाँ पर एक चीज़ पता लगती है कि उसकी और येंजो की वो क्लब वाली वीडियो लीक हो गई है जिसमें येंजो ने उसके सीनियर से उसे बचा कर लेकर गया था जब उसने उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा दी थी। तो हाउनिंग को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है इस चीज़ को यूज़ करने का। वो अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को इस जो न्यूज़ को है वो हाइप करने के लिए बोलती है ये स्टेटमेंट डालकर कि येंजो बहुत ही अच्छा बॉस है, वो अपनी एम्प्लॉय को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये वीडियो बहुत वायरल होता है और ऐसे येंजो और इसकी कंपनी की इमेज बहुत ही अच्छी हो जाती है और यहाँ पर फिर बहुत सारे कंपनी के बिजनेस पार्टनर येंजो के साथ एक अच्छी डील फाइनल करने आए होते हैं। वो जब उनके साथ डील फाइनल करके आता है तो हाउनिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है
कि उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई और उसने वो कर दिखाई। तो वो जल्दी से खुशी के मारे उसे हक करती है, फिर उससे दूर होती है कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। फिर इसके बाद येंजो हाओनिंग को लेकर एक न्यू घर में आता है और उसे ये बड़ा सा घर दिखा रहा होता है। तो हाओनिंग को ये घर बहुत ही पसंद आता है। येंजो उसे बताने लगता है कि वो 10 मिलियन जो उसने रिवॉर्ड पे देने की बात किया था वो चेक भी उसे देने के लिए लाया है और साथ ही इस घर की चाबी भी। वो उसे इस घर की बॉस बना रहा होता है। ऑनिंग कहने लगती है कि ये 10 मिलियन ही काफ़ी है मुझे न्यू घर लेने को, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि अब वो उसकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुकी है, तो इसलिए वो ये घर उसे गिफ्ट में देना चाहता है। तो हाउनिंग मना करती है कि वो उसकी कोई मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती है, बल्कि उसकी वाइफ बनना चाहती है, जिसकी वो वैल्यू कर सके कि वो उसकी वाइफ है और सभी को बता सके। उसे कोई फेक रिलेशन नहीं चाहिए, बल्कि एक ऑफिशियल रिलेशन चाहिए, जिसके लिए वो उसे टाइम दे देती है। तो येंजो एग्री करता है और कहता है कि लेकिन ये चाबी अभी अपने पास ही रखो। और फिर ये वाला काम करने की वजह से हाउनिंग को नेक्स्ट डे प्रमोशन भी मिल जाती है, जो कि मिस्टर जूनो से फिर कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगता है। तो और उसे कोई काम दे रहा होता है, तो फिर वो समझाती है कि अब मैं कोई चेयरमैन की सेक्रेटरी नहीं रही हूँ, बल्कि अब मैं भी बोर्ड मेंबर्स में से एक हो गई हूँ। तो मैं जाकर सेक्रेटरी को आपका काम बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येंजो हाउनिंग और मिस्टर जून के साथ अपने ऑफिस में आ रहा होता है और तभी वो अपनी बात सूजी को देखकर शॉक हो जाता है, जो कि कार एक्सीडेंट में मर गई थी। यहाँ पर सूजी उसे कहने लगती है कि मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो उसे कोई प्रोजेक्ट लेने की बात कर रही होती है और कह रही होती है कि उससे बेहतर वो प्रोजेक्ट कोई और नहीं संभाल पाएगा। अभी हाउनिंग जैसी कुछ बीच में बोलने को करती है, तो फिर सूजी उसे कहने लगती है कि तुम तो वही सेक्रेटरी हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पता करी हूँ कि तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो फेक है। तो इस बारे में फिर येंजो सोच में पड़ जाता है और हाउनिंग फिर पहले से तैयारी के साथ आई होती है। वो यहाँ पर अपना प्रूफ बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपर इंटरव्यू के सारे रूल्स फॉलो करके यहाँ पर सेक्रेटरी बन पाई है और कुछ नहीं। तो येंजो फिर उसकी साइड लेता है और सूजी से कह देता है कि वो दोबारा उसके बारे में ऐसा ना बोले। तो यहाँ पर सूजी कह देती है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा सोच ली थी, हानिंग तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना। तो कहती कि नहीं। फिर लोग जब बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर येंजो सूजी के साथ अकेले में बात करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम बस उसकी तरह दिख रही हो, तुम बताओ आखिर तुम हो कौन। तो फिर वो बताने लगती है कि वो उसकी वाइफ सूजी की ट्विन सिस्टर है, जिसका नाम सूलिन है और वो यहाँ पर उसको ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाती है। यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि उसकी सुन फैमिली ने उसे यहाँ पर भेजे ताकि सारे जो लोग हैं उन्हें इस बारे में ना पता चले कि सूजी मर चुकी है, नहीं तो फिर कंपनी की जो बहुत सारी डील्स होती है वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए पेरेंट्स की तरफ से ही मुझे मेरी सिस्टर बनने का प्रिटेंड करना है, तो तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तो ये प्रोजेक्ट अभी तुम मेरे अंडर में रखो और हाँ, अपनी उस सेक्रेटरी को मुझे दे दो, मेरे पास बहुत से काम है तो मैं उसे हैंडल करने को दूंगी। फिर हाउनिंग घर आने के बाद जाओ से इस बारे में डिस्कस करती है कि ये जो न्यू लड़की आई हुई है, जो कि येंजो की वाइफ सूजी की तरह दिखती है, ये कौन हो सकती है। तो यहाँ पर जाओ कहता है कि ये तो कंफर्म है कि ये उसकी वाइफ नहीं है, क्योंकि वो तो पक्का मर चुकी है, तो ये पक्का कोई और ही है जिसके बारे में अभी मुझे नहीं पता। हानिंग कहती है कि चाहे ये जो भी हो, ये मेरे और येंजो के बीच में भी आ गई है और ये शायद मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा भी है। फिर इसे उसी सुलिन का फ़ोन भी आया होता है और वो बताने लगती है कि अब से वो उसके अंडर में काम करेगी। तो नेक्स्ट डे वो हॉर्स राइडिंग के लिए आए। फिर हानिंग कॉल कट करने के बाद जाओ से कहने लगती है कि वो मुझे दुश्मन की तरह समझ रही है, लेकिन मैं उसे फ्रेंड बनने पर मजबूर करूँगी। फिर जैसे यहाँ हानिंग हॉर्स राइडिंग ग्राउंड में पहुँचती है तो सुलिन उससे बहुत सारी बातें कर रही होती है और यहाँ पर फिर हॉर्स की वजह से सुलिन को चोट लग जाती है। तो यहाँ पर येंजो उसे कहता है कि तुम जाओ अपना ट्रीटमेंट करवा लो और वो उसका हाथ भी ठीक से पकड़ता नहीं है। तो सुलिन बहुत ही गुस्से में जाती है। फिर यहाँ से हाउनिंग भी जाने वाली होती है तो येंजो कहता है कि आई गई हो तो हॉर्स राइडिंग कर लो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं आता। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर उसे हॉर्स पे बैठना पड़ता है और यहाँ पर वो येंजो के साथ डिस्कस करती है कि अब उसकी वाइफ वापस आ गई है तो उन दोनों को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और फिर हाउनिंग जब यहाँ सुलिन से बात करने जाती है तो वो उसके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करती है। फिर हाउनिंग को येंजो की तरफ से एक ड्रेस गिफ्ट में मिला होता है, जिसे देखकर वो सोच रही होती है कि शायद अब उससे मुझसे प्यार हो ही गया होगा। फिर नेक्स्ट डे येंजो के घर पे एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर सोलिन उसकी वाइफ बनने का अच्छे से प्रिटेंड करते हुए सारे गेस्ट लोग को बोल रही होती है कि फाइनली अब वो वापस आ गई है, तो अब वो उसके साथ मिलकर कंपनी हैंडल करने वाली है। तो यहाँ पर जून आकर फिर इस बात पर झगड़ा करने लगता है कि कंपनी हम तीनों ने मिलकर स्टार्ट किए थे, तो तुम कहाँ से इस वुमेन को कंपनी में घुसेड़ रहे हो। तो फिर इस बात पर
हाओनिंग मिस्टर जुन को शांत करने की कोशिश करती है कि वो अभी बहुत ही ड्रंक है, इसलिए कुछ भी बातें बोल रहा है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर कांच का ग्लास फेंक कर मारने की कोशिश करता है। तो हाओनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर येंजो उसके सामने आ जाता है, पर कांच जैसे ही नीचे गिरता है तो वो हाओनिंग के पैर में लग जाता है। तो येंजो फिर हाओनिंग को यहाँ से अपने मेडिसिन लगाने के लिए भेज देता है और वो अपने इस फ्रेंड को शांत करवाता है। फिर हम देखते हैं कि हाओनिंग जब यहाँ रूम में होती है तो येंजो यहाँ तक पहुँचता है। तो वो उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेडरूम है, मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं चाहती हूँ, तो मुझे जाना है यहाँ से। तो फिर वो कहने लगता है कि बस मैं मेडिसिन लगा दूँ। फिर वो उसके पैर में तुरंत ही मेडिसिन लगाने लगता है और हाओनिंग उससे कह देती है कि ये पेन तो कुछ भी नहीं है, असली पेन तो उसे ये हुआ है कि अब उसके पास कोई और आ गई है, उसकी वाइफ, जिसकी वजह से अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तभी इतने में यहाँ पर जैसी सूलिन आ जाती है तो हाओनिंग जल्दी से वार्डरोब में छुप जाती है। सूलिन येंजो को बहुत सारी बातें सुनाने की कोशिश कर रही होती है अपनी फैमिली के दम पर, कि जैसा उसकी फैमिली बोल रही है उसे वो सब सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो उन लोग के अंडर में और वो अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता है। वो उसे बहुत सारी चीज़ें कहकर चली जाती है और हाओनिंग ये सारी चीज़ें वार्डरोब में खड़े होकर सब सुन रही होती है। वो सूलिन के यहाँ से बाहर जाने के बाद बाहर निकलती है और येंजो का हाथ पकड़ने जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम जाओ, मुझे किसी के भी दया की ज़रूरत नहीं है। वो भी हाओनिंग नहीं जाती है और उसे पीछे से हक करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगी और मुझे यकीन है कि हम लोग ये बैटल ज़रूर जीतेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हाओनिंग जब ये सूलिन के लिए काम कर रही होती है तो वो उसे मिस्टर जुन के खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे देती है कि वो कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर ये इसे ऑर्डर दे देती है कि उसे तो इस कंपनी से निकाल देना चाहिए। हाओनिंग इस काम के लिए एग्री करती है। जब वो यहाँ से बाहर जाने लगती है तो गार्ड से उसे बेहोश करके अपने साथ ऊपर टेरेस पे ले आते हैं और यहाँ पर मिस्टर जुन से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे इस कंपनी से निकलवाना चाहती हो। उसने यहाँ पर उसे बांध के रखा होता है और उसे बताने लगता है कि उसकी मॉम भी यहीं से गिर के मरी थी और अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो वो भी उसे यहीं से ही मार देगा। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने भी वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हाओनिंग अभी के लिए एग्री कर लेती है कि मिस्टर जुन मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगी और कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगी। तो फिर वो इसे एक लास्ट मौका दे देता है और इसकी रस्सी खोल कर फिर वो अपने लोग के साथ चले जाता है। फिर हाओनिंग घर आने के बाद उस माजुन के बारे में ही सोच रही होती है कि वो अपनी जान के बदले में सिर्फ उसकी जान नहीं लेगी बल्कि उसकी आंखों के सामने उसे पूरा बर्बाद करेगी। और फिर वो येंजो के बारे में भी सोचने लग जाती है कि क्या वो इनोसेंट होगा इन सब में। तभी हम देखते हैं कि येंजो यहाँ हाओनिंग के घर के बाहर ही स्नो में बैठा होता है और फिर इतने में डोरबेल की आवाज़ आती है। तो हाओनिंग जल्दी से अपने इस बोट को छुपा लेती है क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि यहाँ पर येंजो आया हुआ है। फिर वो जैसे उसे अपने घर में लेती है तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ सूजी की फ़ोटो देख लेता है और कहता है कि ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे। तो फिर वो यहाँ बहाने बना लेती है और कहने लगती है कि मैं इसकी तरह कभी भी नहीं बन सकती हूँ ना, मैं बस इसी बारे में सोच रही थी। उसको तो कितनी सारी चीज़ें आती है और मैं तो एक रिच फैमिली से भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो उसे हक करता है और कहने लगता है कि वो उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर फिर वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसकी सूजी के साथ शादी कैसे हुई थी, उसने उसे बचाया था, तभी उसकी सूजी के साथ शादी हुई और उसकी फैमिली तभी से उससे कनेक्टेड हो गई। हाओनिंग फिर येंजो से पूछ रही होती है कि वो यहाँ पर उससे क्यों मिलने आए। तो फिर वो कहने लगता है कि बाहर बहुत स्नो हो रही थी इसलिए। तो वो कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि क्यों आए हो। तो फिर वो बता रहा होता है कि मैं बाहर इसी बारे में सोच रहा था कि क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रह जाऊँगा और क्या मैं जिससे प्यार करता हूँ क्या मैं उसे चूज़ कर पाऊँगा। तो ये सुनकर फिर हाओनिंग तुरंत ही उसे किस करने लगती है और दोनों फिर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर येंजो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो सोफ़ा पर ही सो रहा था और हाओनिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर फिर यहाँ पे लेकर आती है। दोनों फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और हाओनिंग येंजो को मनाती है कि वो अब अपनी वाइफ से डिवोर्स ले ले, तभी फिर उसे अपनी सुन फैमिली से छुटकारा मिलेगा और वो उनसे फ्रीडम पाएगा। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम ये कर सकते हो। फिर हाओनिंग के घर से आने के बाद येंजो जब अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर सूलिन उसका इंतजार कर रही होती है और चिल्लाने लगती है कि तुम कहाँ पर थे, पूरी रात आखिर घर क्यों नहीं आए। तो फिर वो उसे समझाने लगता है कि तुम होती कौन हो मुझे सब क्वेश्चन करने वाली, तुम कोई मेरी वाइफ नहीं हो और हाँ तुम आइडेंटिटी भूल रही हो, तुम्हें मुझे हस्बैंड कहने के बजाय ब्रदर इन लॉ कहना चाहिए। तो हाओनिंग इन लोग की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और उसे अब पता लग जाता है कि ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी वाइफ की सिस्टर है। फिर नेक्स्ट डे हाओलिन यहाँ पर सूलिन के साथ मिस्टर जुन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करके निकलती है। तो सूलिन फिर येंजो को कॉल लगाती है और उसे मिस्टर जुन को हटाने के लिए बोल रही होती है, नहीं तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा।
तो यहाँ पर येंजो से कहता है कि ठीक है मैं करता हूँ, और सुलिन अब इन दोनों की भी सारी बातें सुन रही होती है। फिर इसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि अब उन लोग को अपने नेक्स्ट प्लान पर काम करना होगा और येंजो को पूरी तरीके से फोर्स करना होगा ताकि अब वो उसमें और सुलिन में से कुछ चूज़ करे। फिर नेक्स्ट डे येंजो जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है तो हाओलिन जानबूझ के यहाँ पर जाओ को लेकर आई होती है और उसको दिखाने के लिए उससे बहुत सारी बातें कर रही होती है। तो येंजो यहाँ पर उन लोग को साथ देखकर जेलस हो रहा होता है। फिर वो हाओलिन से इस बारे में बात करनी चाहता है कि वो बंदा है कौन। तो फिर ये कहने लगती है कि तुम्हें उससे क्या। तब यहाँ पर जाओ आ जाता है उससे बात करने के लिए। तो फिर हाओनिंग उसे बता देती है कि वो उसका सीनियर है। जाओ हाओनिंग को उसके निकनेम से बुलाकर बात कर रहा होता है। तो ये चीज़ येंजो को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती है कि वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है, और हाओनिंग का यही सब इरादा होता है। नेक्स्ट डे से जाओ इसकी कंपनी ज्वाइन भी कर लेता है और वो हाओनिंग के लिए बहुत सारे रोज़ का बकेट लेकर आया होता है उसे गिफ्ट करने के लिए। तो ये देखकर येंजो बस जेलसी में खड़ा रह जाता है। वो फिर हाओनिंग से डिस्कस करता है तो वो उसे कह देती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तुम ही सोचो कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि नहीं, और क्या तुम सच में उस सुन फैमिली से आज़ाद नहीं होना चाहते हो, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम से। तो फिर येंजो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं ऐसे टाइप का हूँ। तो हाओनिंग कहती है कि अगर ऐसे नहीं हो तो मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ, अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। वो उसे पूरा डिटेल में समझाती है कि वो उसकी वाइफ बनना चाहती है, उसके ऊपर पूरा राइट चाहती है कि वो उसके घर में आ सके, दोनों साथ घर रह सके और सभी लोगों को अपने बारे में बता सके। तो यहाँ पर येंजो मान जाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ, और फिर यहाँ पर येंजो उसे किस करने जाता है तो हाओनिंग उसे रोक देती है कि पहले वो एक्शन ले। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हाओनिंग और जाओ को सुलिन ने यहाँ पर येंजो के घर पे डिनर पे बुलाई होती है। तो ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी जाओ यहाँ पर हाओनिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा होता है कि वो लोग कॉलेज से कितने ज़्यादा क्लोज हैं और वो उसे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो येंजो बस जेलस हो रहा होता है उसको ऐसे देखकर, और फिर जैसे ही हाओनिंग अंदर किचन में जाती है तो येंजो भी बहाना करके जाता है उसके पास। वो इतना जेलस होता है कि तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जाओ उन लोग को देख लेता है तो वो यहाँ पर बहाने करता है ताकि कहीं सुलिन भी ना देख ले, जब तक वो इसे यहाँ बातों में उलझा के रोक के रखता है। पर फिर काफ़ी देर हो जाती है तो यहाँ पर सुलिन देखने के लिए जा रही होती है, पर इतने में येंजो और हाओनिंग तब तक बिस्किट लेकर आ जाते हैं और बहाने करते हैं कि वो बिस्किट बना रही थी और उसे टेस्ट करने को दे रही थी, इसलिए वो लोग को टाइम लग गया। फिर इसके बाद हाओनिंग चुपके से येंजो के रूम में जाती है और वहाँ पर वो कोई सीक्रेट लॉकर खोलकर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रही होती है, और दूसरी ओर यहाँ पर जाओ येंजो को इसी बारे में समझा रहा होता है कि अगर वो सच में हाओनिंग के लिए सीरियस है तो इनिशिएटिव ले और उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हाओनिंग और जाओ के पास बहुत सारी एविडेंस उन लोग को मिल जाती है जिससे वो लोग सुन फैमिली को भी फंसा सकते हैं और उस मिस्टर जुन को भी। नेक्स्ट डे वो लोग ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं तो जुन को तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, और यहाँ पर सुलिन येंजो को अपने साथ चलने बोल रही होती है तो वो साफ मना कर देता है और कहता है कि अब उसका सुन फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है भी नहीं। तो फिर वो तो शॉक हो जाती है कि उसने अब उसे धोखा दे दिया और अब वो उसकी फैमिली से भी डर नहीं रहा है। फिर इसके बाद येंजो जब यहाँ घर पहुँचता है तो हाओनिंग उसके न्यू वाले घर में उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोनों साथ फिर नाइट स्पेंड करते हैं, और नेक्स्ट डे फिर येंजो यहाँ हाओनिंग को कंपनी में सभी के सामने प्रपोज करता है। तब यहाँ पे रिपोर्टर उसे सवाल कर रहे होते हैं कि उसकी वाइफ का क्या। तो अभी यहाँ पर येंजो पहले उसे रिंग पहनाता है और फिर सभी को बताने लगता है कि ये अब उसकी होने वाली वाइफ है, और वो बताता है कि जो सुलिन है वो कोई उसकी रियल वाइफ नहीं है, वो तो बस उसकी वाइफ की ट्विन सिस्टर है, और उसकी जो वाइफ थी वो पहले ही एक्सीडेंट में मर चुकी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जो येंजो की वाइफ थी वो तो असल में उसे प्यार नहीं करती थी, उसका तो कोई और ही लवर था, और वो जब कार एक्सीडेंट में मर रही थी तो उसने येंजो को मना कर दी थी कि मुझे कार से निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्यार के साथ हूँ, वही बहुत अच्छी बात है। और वो उसे सॉरी बोल देती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर येंजो जब सुलिन और उसकी सुन फैमिली के बारे में सारी रिपोर्टर्स को बता देता है तो वो अब्रॉड में बैठकर ये न्यूज़ देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो सोच लेती है कि अब उससे अपना बदला लेना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हाओनिंग जब यहाँ घर आकर अपने कपड़े को पैक कर रही होती है तो उसका फ्रेंड जाओ कहने लगता है कि क्या वो येंजो के लिए इतनी ज़्यादा प्यार में पड़ गई है। तो फिर वो कहने लगती है कि इसमें येंजो की कोई गलती नहीं है, वो तो इस सब में इनोसेंट है, तो इसलिए अब तुम उसका नाम मत लो, हमें तो पता लग गया सब कुछ। तो ये कहता है कि अभी नहीं पता कि वो इनोसेंट है कि नहीं, चलो उस मिस्टर जून से पूछने चलते हैं। वैसे भी वो अब साइकोपाथ हो चुका है और मेंटल हॉस्पिटल में। तो ये लोग जब मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं और जून से इस बारे में पूछते हैं तो वो तो यहाँ पर कहने लगता है कि उसकी मॉम को मारने के पीछे येंजो का हाथ है, उसने उसे ढकेला है। तो ये सुनकर इसे यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर जुन जो कि अभी साइको हो चुका है तो वो आगे और कुछ नहीं बता पाता।
फिर रात में येंजो हाओनिंग के साथ जब घर पे आता है और वो उसे किस करने जा रहा होता है तो हाओनिंग उसे रोक देती है कि आज मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो येंजो मान जाता है और हाओनिंग फिर रात में उसके सो जाने के बाद उस मिस्टर जून से मिलने वापस से हॉस्पिटल में आई होती है। और तभी अचानक से उसे कोई पीछे से मार के बेहोश कर देता है, जो कि कोई और नहीं सुलिन होती है। और वो उसे यहाँ पर टेरेस पे ले आती है उसे मारने के लिए और उसे कहती है कि तुम्हें जानना था ना कि तुम्हारी मॉम को आखिर किससे मारा है, चलो मुझसे पूछना चाहिए था ना, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। वो उसे वीडियो दिखाने लगती है जिसमें पूरा दिख रहा होता है कि एक बंदा उसकी मॉम को ढकेल रहा होता है। ये देखकर हॉर्निंग अच्छे से उस वीडियो को देखने लगती है और दिखती है कि उसमें वो बंदा येंजो नहीं होता बल्कि कोई और होता है। तो इस बात का उसे खुशी मिलती है कि कम से कम वो येंजो नहीं है। वो इस बंदे को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। तो फिर सुलिन कहती है कि ये तुम अपने हस्बैंड येंजो से क्यों नहीं पूछ लेती, आखिर वो येंजो का ही तो छोटा भाई है। तभी इतने में यहाँ पर येंजो पहुंच जाता है और सुलिन को चिल्लाता है कि हाओनिंग को यहाँ से जाने दो। सुलिन कहती है कि अच्छा तो तुम डिसाइड करो कि तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या फिर अपने भाई को। वो यहाँ पर फिर उसके भाई को ऑर्डर देती है कि तुम इस लड़की को पुश करके यहाँ से गिरा दो, जैसे हमने तुम्हें ऑर्डर दिए थे और तुमने इसकी मॉम को भी गिरा दी। तो यहाँ पर येंजो अपने भाई को मना करता है कि वो ऐसा ना करे। तो फिर येंजो का भाई उसे कहने लगता है कि सुन फैमिली के सपोर्ट के बिना वो लोग कहाँ ही जी पाएंगे। तो यहाँ पर येंजो उसे चिल्लाता है कि तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने को, लेकिन तुम हो कि अभी भी सुन फैमिली के पीछे ही लगे हुए हो। वो सुलीन को मनाने लग जाता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, इसलिए प्लीज़ यहाँ पर हॉर्निंग को छोड़ दो। तो वो उसे कहती है पहले नील डाउन करो और फिर मुझे पेपर्स दो। तो येंजो वो भी सुन लेता है और नील डाउन कर लेता है। तो हार्निंग को ये सब चीज़ देखकर बुरा लग रहा होता है। तो भी यहाँ पर ये सुलीन इतनी इजीली मानती नहीं है और वो येंजो के भाई को धमकी देती है कि तुम इसे पुश करो। वो पहले तो नहीं मान रहा होता है पर ये कह देती है कि नहीं तो फिर मैं तुम्हारे भाई और तुम्हें भी उड़ा दूंगी। तो वो हाओनिंग को गिराने के लिए जाता है पर यहाँ पर जो हाओनिंग का फ्रेंड जाओ होता है वो तुरंत ही उसे पुश करता है, जिसकी वजह से हाओनिंग बच जाती है। तो सुलिन खुद ही उसे गिराने जाती है और तभी यहाँ पर येंजो जल्दी से हाओनिंग को बचाने जाता है और सुलिन बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। पर टाइम पर यहाँ पर येंजो ने हाओनिंग को बचा लिया होता है। फिर येंजो हाओनिंग को अपने सीक्रेट लॉकर में से कुछ लेटर्स निकाल कर देता है, जिसे देखकर हाओनिंग शॉक हो जाती है क्योंकि वो जो उसका स्पॉन्सर था जिसने उसकी स्टडीज़ में पैसे लगाया था, जिसके लिए वो इतनी थैंकफुल थी, वो कोई और नहीं बल्कि येंजो है। और उसने उसे हमेशा लेटर लिख कर दी थी कि उसकी वजह से उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर पाई है। तो वो एक दिन उसे ज़रूर मिलने आएगी जब वो अपनी मॉम का बदला ले लेगी। तो और उसे सब बता दी थी कि वो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए उस कंपनी को ज्वाइन भी करने वाली है। तो यहाँ पर हाओनिंग तो रोने लग जाती है कि येंजो असल में इन सारी चीज़ों के पीछे था, उसे तो सब पता था और वो सोच रही थी कि वो ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन सब कुछ उसके कंट्रोल में था। तो कहता है कि नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार कर बैठा। फिर दोनों यहाँ पर किस करते हैं और रो रहे होते हैं पर फिर हाओनिंग यहाँ पर येंजो को दूर कर देती है कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते। येंजो कहता है कि मुझे पता है और वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा उन सारे एविडेंस को लीक करके उन सभी को सज़ा दिलाने में और ख़ुद को भी। और फिर वो खुद ही एविडेंस लेकर पुलिस के पास जाता है और ख़ुद को भी अरेस्ट करवा लेता है। फिर इस तरीके से हाओनिंग की मॉम की इमेज क्लियर होती है और न्यूज़ में भी इस बारे में बताया जाता है। और येंजो को जब जेल हो रही होती है तो हाओनिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और येंजो अब जेल से छूट कर आया होता है और स्नोफॉल में जब वो उसके घर के बाहर आया होता है तो वो उसे विंडो से देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग होती है।